ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। किसी भारतीय को ईरान न जाने की सलाह है। ईरान से भारतीयों को भी निकलने की सलाह दी गई है। इस एडवाइजरी में किसी भी उपलब्ध ट्रांसपोर्ट से निकलने की सलाह दी गई है। और इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट है। ईरान फिर कर सकता है दोबारा से अटैक। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला हुआ बोला है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि ईरान पलटवार कर सकता है और उसके मद्देनजर इजराइल में जितने एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। और देखिए, अभी अभी ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट होने की खबर सामने आ रही है। इजराइल ने किया मिसाइल को इंटरसेप्ट। सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हमला किया गया। आईडीएफ ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। तस्वीरें सामने आई हैं और दावा यही किया जा रहा है कि मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया। इजराइल ने यह दावा किया है। और इजराइल का ईरान पर भीषण हमला। ईरान में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक है। हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट में आग लग गई है और तस्वीरें आपके सामने। ट्रंप के मना करने के बावजूद इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया और इस बार ईरान में जो उसका पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसको निशाना बनाया है। और उसके बाद कैसे उसमें धमाके हो रहे हैं। यह धुएं का गुबार उसी पेट्रोकेमिकल प्लांट का है जहां पर बीती रात इजराइल ने हमला किया है। और इधर यमन ने भी इजराइल पर हमला किया। आईडीएफ का दावा, यमन से दागी गई मिसाइल। डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। और ईरान से इजराइल पर हमले जारी है। इजरायली कब्जे वाले इलाके वेस्ट बैंक में हमले किया जा रहा है। ईरान ने वेस्ट बैंक में इस बार दागी है मिसाइलें। यह फिलिस्तीन का इलाका है जो इस वक्त इजराइल के कब्जे में है, जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। वहां पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल का काम करता है और उस इलाके में जो इजरायली सेंटर्स हैं, बेसेस हैं, अब ईरान उसको टारगेट कर रहा है। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले जारी हैं। पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजरायली अटैक किया गया है। ईरान के 4 शहरों पर इजराइल के हमले तेज हैं। तेहरान, इस्फहान में बरसी हैं इस बार इजरायली मिसाइलें। करज, तबरीज पर भी इजरायली अटैक जारी है। और ईरान के इस्फहान पर इजराइल ने हमला कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र मौजूद है। इस लिहाज से यह हमला बहुत महत्वपूर्ण है। इस्फहान में लगातार कई धमाके हुए हैं। 3 धमाकों से दहला है इस्फहान। इजरायली एयरफोर्स ने किया है एयर स्ट्राइक और तस्वीरें भी कुछ देर में आपके सामने। और ईरान के पेट्रोकेमिकल्स प्लांट पर इजराइल ने हमला बोला है। इजराइल ने प्लांट पर भी हमले की पुष्टि की है। ईरान के मशहर में प्लांट पर हुई है भीषण स्ट्राइक। तेहरान में एयरपोर्ट से लेकर मशहर के एनर्जी प्लांट तक इजराइल की स्ट्राइक देखने को मिली है। और इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इराक के कई प्रांतों में धमाके सुने गए हैं। तो इराक के कई प्रांतों में धमाके सुने गए हैं। एक तरफ इजराइल ने ईरान पर हमला बोला और ईरान जवाब दे रहा। अरब के साथ इराक में भी इस तरह से हमले करके अमेरिकी बेसिस को और उनके ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है ताकि अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाए और इजराइल इस तरह के हमले ईरान पर ना कर सके। और ट्रंप की अपील का पेंटागन पर असर नहीं। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी पेंटागन ने की आईडीएफ की मदद। पेंटागन की मदद से आईडीएफ ने किया हमला। पेंटागन ने ईरानी ठिकानों की दी जानकारी। पेंटागन की मदद से 15 ठिकानों पर आईडीएफ के हमले।
तो आईडीएफ का 15 साइट्स अटैक प्लान, क्या है ये प्लान? मध्य और पश्चिमी ईरान पर आईडीएफ का हमला और आईडीएफ ने ईरानी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। कहां कहां हमले किए गए? तो एयरपोर्ट को टारगेट किया गया, मिसाइल साइट को टारगेट किया गया, ड्रोन बेस और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। मकसद ईरान का अटैक सिस्टम तोड़ना। और अमेरिका की इसमें क्या भूमिका? तो यूएस ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, मिसाइल ड्रोन ट्रैकिंग सपोर्ट दिया। अमेरिका पर्दे के पीछे से एक्टिव रहा। और अब बात फिलीपींस में भूकंप की। फिलीपींस में भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। 7.8 तीव्रता के भूकंप से दहला फिलीपींस। जनरल सेंटोस इलाके में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया है। भूकंप से कई रिहायशी इमारतें धराशायी हुई हैं। जनरल सेंटोस एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद कर दी गई हैं। भूकंप आने के बाद कई तस्वीरें भी सामने आई हैं और लोगों में इस वजह से दहशत है। 7.8 की तीव्रता का यह जबरदस्त झटका फिलीपींस में आया। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है भूकंप की वजह से। और फिलीपींस में आए इस भूकंप में 5 लोगों के मौत की खबर है। राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चलाया जा रहा है। लोगों से फिलहाल घरों में ना जाने की अपील की गई है। भूकंप के बाद जनरल सैंटोस में भगदड़ जैसी स्थिति देखी गई है। और ये देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स धराशायी हुई हैं, किस तरह से अफरा तफरी। और इस अफरा तफरी के बीच 7.8 की तीव्रता वाला यह भूकंप और उसमें 4 से 5 लोगों के मरने की खबर फिलहाल आई है। और ये तस्वीरें फिलीपींस से पूरी की पूरी इमारत ढह गई। जो जहां था उसको वहीं रुकना पड़ा। सड़कों पर किस तरह से लोग जान बचाने के लिए बैठ के जमीन पर, वो तस्वीरें आपके सामने। और फिलीपींस और इंडोनेशिया में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। फिलीपींस के पलाऊ दबाव में उठ रही हैं लहरें। तो पलाऊ दबाव में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। 3 फीट तक ऊंची लहरें उठती नजर आ रही हैं और इस वजह से अलर्ट जारी किया गया है सुनामी का। और देखिए भूकंप ने थराया है और सुनामी की आहट ने डरा कर रख दिया है। कब कहां कैसे हुआ वो जरा समझिए। सुबह 5:07 पर यह पूरा भूकंप आया। इसकी तीव्रता 7.8 रही और भूकंप का केंद्र जो रहा वो सैंटोस शहर से 13 किलोमीटर दूर और केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। रवि, नुकसान की बात करें तो सेंटोस शहर में नुकसान हुआ है और अब तक 5 मौत की खबर सामने आई है। 37 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलीपींस के तटीय इलाकों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। इंडोनेशिया मलेशिया के तटों पर 1 मीटर ऊंची लहर। दक्षिण फिलीपींस के लोगों को ऊंची जगह पर जाने की सलाह दी गई है। और भूकंप के बाद 7:30 बजे तक कल 138 बार आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए हैं। इन आफ्टर शॉक्स की तीव्रता 1.3 से लेकर 6.7 तक रही है, जिसके बाद लोगों को झटके लगते रहे। और देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक में विमान हादसा हो गया है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद विमान में लगी है भीषण आग। हादसे में पायलट और को पायलट की मौत की खबर है। डोमिनिकन रिपब्लिक में एक बड़ा विमान हादसा। पहले ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एटीसी से बात करता है, लैंडिंग की इजाजत मिल जाती है और जब ये लैंड करता है तो इस दौरान ये विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। दुखद ये है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जो हादसा हुआ उसमें दोनों पायलट की मौत हो गई है। खबर यूपी के शामली से। यूपी के शामली में हिंदू लड़के का धर्मांतरण। आयुष मलिक को बनाया गया रहमान। करोड़ों की संपत्ति के मालिक के खिलाफ साजिश। चांदनी कुरैशी और उसका पिता इस्लाम कुरैशी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। वीडियो बनाकर आयुष और उसके परिवार को ब्लैकमेल करने का आरोप है। और भूपेंद्र यादव के घर बड़ी संख्या में तृणमूल के सांसद पहुंचे हैं और ये खबर बहुत बड़ी बंगाल के लिहाज से लगातार
टीएमसी में फूट की खबरों के बीच कुछ सांसदों के भूपेंद्र यादव से मिलने की खबर है। फिलहाल ये तमाम टीएमसी के सांसद भूपेंद्र यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये अटकलें बंगाल में थी कि 60 से बड़ी संख्या में विधायक तृणमूल कांग्रेस से टूटने के बाद अब सांसदों का नंबर है और बड़ी संख्या में टीएमसी के सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस बीच ये खबर कि टीएमसी के तमाम सांसद अब भूपेंद्र यादव से मिलने दिल्ली उनके आवास पर पहुंचे हैं। तो बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और तमाम टीएमसी के सांसद भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे हैं। रजनीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि विधायकों के बाद अब टीएमसी के सांसदों में फूट होने की संभावना है। कौन कौन से वो सांसद हैं जो भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे हैं, कितने उनकी संख्या है और कोई बड़ा चेहरा भी क्या उसमें शामिल है? देखिए, बड़ी तादाद में आप कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद इस वक्त केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि जो ये मीटिंग हो रही है इसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। यानी टीएमसी में जो बगावत है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री उसमें एक तरह से एक भूमिका निभा रहे हैं। टीएमसी के जो असंतुष्ट सांसद हैं अभिषेक बनर्जी से जो नाराज बताए जा रहे थे और लगातार ये खबरें हम लोग बता रहे थे कि टीएमसी में एक बड़ा सीट होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है, पटकथा तैयार हो गई है और वो सामने आना बाकी है। हो सकता है बैठक के बाद कुछ और चीजें साफ हो जाए, लेकिन इतना रजनीश, इनकी संख्या के बारे में क्या बता सकते हैं आप? इनकी संख्या कितनी है और कोई बड़ा चेहरा? क्योंकि एक अहम खबर आपने ये दी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की नेतृत्व में तमाम टीएमसी के असंतुष्ट सांसद पहुंचे हुए हैं वहां पर। उन चेहरों के बारे में, उन नामों के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, जो सबसे बड़ा डिसेंट है और सबसे बड़ी नाराजगी है वो काकोली घोष दस्तीदार की है, जो इस पूरे रिबेल ग्रुप को एक तरह से लीड कर रही है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उनकी मौजूदगी यहाँ पर है और उनके अलावा और भी सांसद है, क्योंकि नंबर अभी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये टेक्निकली इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर टीएमसी का कोई एक नया ग्रुप बनता है लोकसभा में तो उसके लिए मौजूदा सांसदों की संख्या के आधार पर 19 सांसदों के दस्तखत जरूरी होंगे, क्योंकि 29 सांसद तृणमूल कांग्रेस जीते थे 2024 के लोकसभा। बिल्कुल रजनीश, और एक बड़ी संख्या में टीएमसी के सांसदों का दिल्ली में मौजूद रहना, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भूपेंद्र यादव से मुलाकात करना कई अटकलों को अब पैदा कर रहा है। बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया। यहां वो बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। मैं सहारनपुर की घटना आपको बताता हूं। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी के ठीक तलहटी में मां शाकंभरी देवी का मंदिर है। देहरादून और शिवालिक पहाड़ियों में भारी बरसात हुई और अक्सर होता था कि भारी बरसात होती थी तो शिवालिक की पहाड़ी से जो जल एकत्र होता था एक साथ वहां पे बाढ़ जैसा माहौल पैदा कर देती। उस समय मंदिर में कीर्तन चल रहा था, काफी बड़ी संख्या में लोग थे, लेकिन समय पे अलर्ट आने का परिणाम क्या था कि उन सबको डिस्पर्स करके सुरक्षित स्थानों में भेज दिया गया। जो व्यापक जनधन की हानि होती उसको रोक दिया गया। 2 लोगों की इस समय मौत हुई, उनमें से भी एक जब पानी आया एक महिला जबरदस्ती उसमें उतरी, बह के चली गई। एक अन्य महिला, ये 2 लोगों की मौत हुई, अन्यथा जितने लोग थे सबको सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन ने और स्थानीय नागरिकों ने उस अलर्ट के नाते भेज दिया, अन्यथा उसमें दर्जनों लोगों की मौत उसके कारण हो जाती। लेकिन उसके कारण अलर्ट करने का परिणाम क्या था कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे मौसम विभाग ने सही समय पर सही जानकारी दी, परिणाम हम सबके सामने आया। हमने व्यापक जनधन की हानि को होने से वहां पे रोकने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो लाभ, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ जनपद थे जहां पे आकाशीय बिजली का खतरा बहुत रहता है, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली,
ये जिले हैं जहां पर अक्सर हम लोग देखते थे कि घटनाएं होती थी। हर वर्ष लगभग 100-150 लोगों की मौत होती थी। मुझे याद है आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले की घटना है। एक ही दिन में 90 लोगों की मौत प्रयागराज से लेकर के बिहार पटना के बीच में हुई थी, जिसमें लगभग 30 के आसपास मौत यूपी की थी और 60 के आसपास मौत बिहार की थी। मैंने तत्काल बैठक ली यहां पे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसडीएमए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को भी मैंने इसके साथ जोड़ा और मैंने उनको बोला, मैंने कभी मुझे बताओ कि आखिर ये जो मौतें हो रही है कौन इसको रोकेगा? टेक्नोलॉजी से क्या संभव नहीं रोका जा सके?